हेलो दोस्तों, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन भारत का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल मतलब कि पोस्ट वैदिक पीरियड या जिसे हम लेटर वैदिक एज भी बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो भी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो बिना देरी किए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की ओर। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा बेसिक मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है यह उन ग्रंथों पर मतलब बेस्ड है जिसकी रचना त्रिवैदिक काल के बाद हुई है, ठीक है। जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, और हम बात करेंगे तो आरण्यक या उपनिषद, ठीक है, इस पर बेस्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग का प्रमाण किस काल में मिलता है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल, जो ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो इसका ऑप्शन है पशुपालन, कृषि, व्यापार या शिकार, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा कृषि, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हाँ, तो पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे का तो खोज हो गया, जिसके कारण कृषि से संबंधित कई ऐसे ठोस उपकरण बनाए जाने लगे था कि कृषि के विकास का जो मार्ग है वो निरंतर बढ़ते गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो उत्तर वैदिक काल का मुख्य फसल क्या था। अब कृषि होने लगा तो मुख्य फसल एक होना चाहिए। तो मुख्य फसल फ्रेंड्स क्या है, तो गेहूँ और चावल है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका 1 है। तो अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वैदिक काल के लोगों का मुख्य फसल क्या था, तो जौ था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि अष्टध्यायी के लेखक कौन हैं। तो इसके ऑप्शन है पाणिनि, कल्हन, कौटिल्य, बाणभट्ट। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाणिनि। देखिए, कल्हन जो है वो रजत रंजनी के लेखक हैं। उसी तरह अगर हम कौटिल्य का बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, और बाणभट्ट का बात करें तो ये कादम्बरी के लेखक हैं। इतना तो पता ही होगा आपको। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि महाभारत और रामायण की रचना किस काल में हुई है, ठीक। तो ये कन्फ्यूज़न आज दूर होने वाला है। तो देखिए, महाभारत और रामायण की जो रचना हुई फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है त्रिवैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, उत्तर वैदिक काल। हाँ, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि महाभारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता है। और अगर इनके रचयिता का बात करें तो महाभारत को किसने लिखा, वेद व्यास ने, और रामायण को किसने लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसके ऑप्शन है जन्म पर या जाति पर या कर्म पर या किसी के व्यवसाय पर या फिर शिक्षा पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 1 जाति पर, मतलब जो जन्म या जाति पर, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी, तो कर्म पर आधारित थी। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है उत्तर वैदिक काल में कि यह कर्म पर आधारित ना होकर किस पर हो जाता है, तो जाति पर आधारित हो जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इसी कारण से इस काल में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि आगे चलकर मतलब आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म और जैन इत्यादि धर्म का उदय होगा, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में, ठीक। अब देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को सम्मिलित रूप से इस काल में क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है त्रिदेव, द्विज, आद्रव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स द्विज। बहुत लोग को ये पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा द्विज, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी काल में शूद्रों को अपमानित रूप से देखा जाने लगा था, ठीक। इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि अन्य
तीनों जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, उनको उपनयन संस्कार का अधिकारी माना जाता था। उपनयन संस्कार मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं उसमें से एक यह उपनयन संस्कार है जो कि जनेऊ धारण इत्यादि से रिलेटेड है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार का अधिकारी माना जाता था किसे? ऊपर के तीनों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। ठीक है, जबकि जो शूद्र थे उसे आधारहीन माना जाता था। ठीक, और हाँ फ्रेंड्स, बाकी सभी वर्ग के लोग अपनी सेवा करवाते थे किससे? शूद्रों से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन है कृपन, दुहिता, गुंजा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 कृपन। और आपको यह भी बता दो फ्रेंड्स कि इस काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने लगी थी स्त्रियों की दशा में। ठीक, ऐसे कई तरह के अधिकार जो है वो स्त्रियों को मतलब बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कुछ अधिकार से। जैसे कि हम बात करें तो स्त्रियों को सभा इत्यादि में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। तो इसी तरह के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि गोत्र सर्वप्रथम किस काल में विदित हुआ? मतलब जो गोत्र शब्द है, जो गोत्र का प्रचलन है वो सर्वप्रथम किस काल में मतलब सामने आया? ठीक, तो इसका ऑप्शन है त्रिवैदिक काल में, वैदिक काल में, ठीक है मतलब उत्तर वैदिक काल में, या महाजनपद काल में, या फिर सिंधु सभ्यता के काल में। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों का प्रावधान था। मतलब 4 आश्रम जो हैं वो क्या बोलते हैं सामने आए थे। ठीक, निम्नलिखित में से इसका सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स जो 4 आश्रम हैं वो हैं ब्रह्मचार्य हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ है, संन्यास है। तो इन चारों ऑप्शन में देखना है कि इसका सही मतलब ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि उत्तर वैदिक सबसे पहले ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ आया, उसके बाद वानप्रस्थ का प्रावधान था, फिर था संन्यास बनना। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में लोग अपने जीवन को 4 भागों में विभाजित 4 आश्रमों में विभाजित कर चुके थे। ठीक है, 4 आश्रमों में विभाजित कर व्यतीत करते थे, जो कि सबसे पहले जन्म के बाद ब्रह्मचार्य था जो 0 से 25 वर्ष तक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिताना पड़ता था। उसी तरह अगर हम दूसरा आश्रम बात करें जो कि गृहस्थ है तो वो 25 से 50 वर्ष तक। ठीक है, और फिर इसके बाद वानप्रस्थ जो है वो 50 से 75 वर्ष तक, मतलब 50 से 75 वर्ष तक। और इसमें क्या करना पड़ता था? तो ईश्वर का ध्यान करना पड़ता था। और अंतिम में जो है वो है सन्यासी का, जो कि 75 से 100 वर्ष तक होता था, जिसमें मोक्ष प्राप्ति होती, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीवन के अंतिम समय में तपस्या करना होता था, भगवान का एकदम मंथन करना पड़ता था। ठीक है, ताकि उससे मोक्ष की प्राप्ति मिले। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि इस काल में कितने तरह के संस्कार की चर्चा हुई है? तो इसके ऑप्शन है 14, 15, 16, 17। तो बहुत लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 16। देखिए हिंदू धर्म में 16 तरह के क्या बोलते हैं संस्कार होते हैं फ्रेंड्स, और उस मतलब कि उस समय में 16 तरह के संस्कार थे। अब जैसे कि हम 16 तरह के संस्कार को एक मतलब छोटा सा हम 16 का नाम बताते हैं फ्रेंड्स कौन कौन था। जैसे कि पहला था गर्भाधान, फिर पुंसवन, फिर सीमंतोन्नयन था, फिर जात कर्म था, फिर नामकरण था, फिर निष्क्रमण था, फिर अन्नप्राशन था, फिर चूड़ा कर्म था, फिर कर्णवेद था, विद्यारंभ था, उपनयन था, वेदारंभ था, फिर समावर्तन था, फिर उसके बाद विवाह था, फिर वानप्रस्थ था, और अंत में 16वां है फ्रेंड्स क्या? अंत्योष्टि। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां है कि इस काल में विवाह के कितने तरह का प्रचलन था? तो 6 या 8 या 10 या 12। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 8 तरह के टोटल मतलब विवाह के टाइप्स थे। ठीक है, देख लेते हैं वो कौन कौन, बता देते हैं। देखिए पहला जो विवाह था वो है ब्रह्मा विवाह। इस विवाह में क्या होता था? तो इसका मतलब यह था कि जब दहेज सहित किसी लड़की का, ठीक है, उसी के श्रेणी के लड़के के साथ विवाह होता था। ठीक, मतलब जिस लेवल की लड़की थी उसी लेवल के लड़का के साथ विवाह होता था, लेकिन कैसे? दहेज देकर। ठीक है, और दूसरा है कि दूसरा अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो वो क्या हो जाता था, देखिए
दूसरा है दैव्य विवाह। दैव्य विवाह का मतलब था कि जब कोई यज्ञ करता पुरोहित, जो पुरोहित यज्ञ करता था उसके साथ विवाह हो, ठीक है, जब किसी का। और अगर तीसरा बात करें तो आर्ष विवाह। आर्ष मतलब फ्रेंड्स कि उसका मतलब यह था कि कन्या के पिता वर को एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय देकर विवाह करता था। हम इसी तरह फ्रेंड्स और विवाह का बात करें तो मतलब प्रजापत्य विवाह था, गंधर्व विवाह था, असुर विवाह था, राक्षस विवाह था और पैशाच विवाह था। ये सब क्या थे? 8 तरह के विवाह थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, यह शब्द सर्वप्रथम प्रकट कब हुआ? ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता में या वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल। देखिए दोस्तों, इसी काल में क्या हुआ कि राष्ट्र या प्रदेश का उदय होता है। आपको पता होगा कि वैदिक काल में जो मतलब पिछली वीडियो में वैदिक काल के समय में भारत में 2 तरह के कबीले निवास करते थे, जो कि एक भरत और दूसरा क्या था? पुरु था, ठीक है। और इसी भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो एक कबीला का नाम था भरत और दूसरा था पुरु। अब बाद में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में कि इन दोनों का विलय हो गया, इन दोनों कबीलों का विलय हो गया। और जो विलय हुए तो इन दोनों फिर एक नाम से पुकारा जाने लगा, और वो क्या था फ्रेंड्स? कुरु, जो कि कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में मतलब स्थापित हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल में मतलब क्या हुआ? कृषि भी अच्छी होने लगी थी और अर्थव्यवस्था, इसके कारण से अर्थव्यवस्था भी एकदम अच्छा रहा फ्रेंड्स। और अर्थव्यवस्था अच्छा रहने के कारण क्या हुआ कि जो राजाओं का जो राष्ट्र विस्तार था या फिर राजतंत्र था, वो सब मजबूत होते गया फ्रेंड्स। और क्या हुआ कि राजाओं जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने मतलब जो राजनीतिक व्यवस्था थी उससे और मतलब टाइट करने लगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस कारण से राष्ट्र का धीरे धीरे उदय इसी समय से स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? मतलब यजुर्वेद में राज्य के जो उच्च पदाधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन है रत्नी, सूत, भागदूज, पुरोहित, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर 1, रत्नी। अब देखिए, आपको बता दूं कि जो उच्च अधिकारी होते थे उस समय उनके पद का कुछ नाम होता था। जैसे कि राजा के सारथी को सूत कहा जाता था। उसी प्रकार जो राज्य में टैक्स कलेक्ट करता था उसे भागदूज कहा जाता था, ठीक है। अगर हम और बात करें तो एक है गोविकर्तन उसे बोलते थे, जो जंगल के विभाग का वो मतलब प्रधान होता था, ठीक है। और पुरोहित का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं फ्रेंड्स, जो धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में, ठीक, वैदिक काल का बात हो रहा है, जो कि उत्तर वैदिक काल में मतलब अब वही टैक्स आते आते क्या हो गया? नियमित हो गया, ठीक है। मतलब रेगुलर देना है तो देना है, ठीक है। तो वो टैक्स को क्या कहा जाता था? निष्क या फिर बलि या फिर बाट या फिर रत्तिका। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बलि, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे बलि को छोड़कर जितने भी ऑप्शन हैं वो सब क्या है? मुद्रा या माप की कोई इकाई से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 16 में आते हैं कि इस काल में आय के कितने भाग में कर का निर्धारण किया गया था? तो इसका ऑप्शन है आय का 1/10वां भाग या 1/5वां भाग या 1/16वां भाग या फिर 1/20वां भाग। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो है 1/16वां भाग, ठीक है। जितना भी आय होता था उसके 1/16वां भाग को राजा को देना पड़ता था, ठीक। अब देखिए राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ कौन था? तो इसका ऑप्शन है राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो है राजसूय यज्ञ, ठीक है। आप लोगों में बहुत लोग मतलब कन्फ्यूज़न होगा कि अश्वमेघ यज्ञ क्या है, कि आप लोग ने मतलब इसे क्या बोलते हैं, इस नाम को जानते हैं अश्वमेघ यज्ञ के बारे में। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, जैसा हम लोग जानते भी हैं कि राजनीतिक विस्तार हेतु करवाया जाता था, जिसमें घोड़े को 1 वर्ष तक किसी क्षेत्र में मतलब दौड़ा दिया जाता था, ठीक है। और जो घोड़ा है वो जितने क्षेत्र में कवर करके आता था, ठीक है, वो सारा क्षेत्र उस राजा का हो जाता था और फिर उस घोड़े को लास्ट में बलि दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड कि अग्निष्ठोम यज्ञ क्या है, तो अग्निष्ठोम यज्ञ जो है वो देवताओं को प्रसन्न करने वाला
एक यज्ञ था जिसमें अग्नि में पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेह माधव की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? विदेह माधव, तो इसके ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, मैत्रायणी में या फिर तैत्तिरीय में। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ठीक, अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा फ्रेंड्स कि यह कौन सी कथा है विदेह माधव। तो मैं आपको बस एक छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूँ फ्रेंड्स इन ए नटसेल कि देखिए विदेह माधव नाम से एक व्यक्ति था। ठीक है, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास कर रहे थे। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन अपने मुंह में मतलब मुख में अग्नि को धारण करके रखे हुए थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि धृत का नाम लेते ही वो अग्नि उनके मुंह से बाहर निकल जाता है और निकलकर पृथ्वी पर आके गिरता है। ठीक, अब वह अग्नि आगे बढ़ते हुए जंगलों को नष्ट करने लगा और फिर उसके पीछे पीछे विदेह माधव और उसके जो पुरोहित थे, क्या नाम था, हाँ गौतम राहुगढ़, वो उसके पीछे पीछे चलने लगे अग्नि के पीछे पीछे। ठीक, और वह अग्नि आगे बढ़ते बिहार के सदानीरा नदी, जिससे अभी हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, गंडक नदी, हाँ राइट, गंडक नदी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे वह अग्नि क्या हुआ कि उसके आगे नहीं जा पाया, वहाँ पे अग्नि बुझ गई, उसे मतलब नदी को जला नहीं पाई। ठीक, तो जिसके कारण से वही जो वहाँ एक मतलब बाउंड्री बना, वो क्या हुआ कि आर्यों की जो पूर्वी सीमा है वो एक बाउंड्री निर्धारित हो गई। ठीक है, तो वही है हमारा विदेह की माधव कथा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर वैदिक काल के अनुसार निष्क, शतमान, रत्तिका और गुंजा किससे संबंधित थी? ठीक, मतलब निष्क, शतमान, रत्तिका, गुंजा किससे संबंधित थी? तो इसका ऑप्शन है आभूषण से, खेल के कोई नाम से, मुद्राओं की इकाई से या फिर राजनीतिक पद के नाम से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो है मुद्राओं की इकाई से। ठीक, और हाँ फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ कि जो ये निष्क है, आप ऊपर पढ़ पा रहे होंगे कि निष्क, तो जो यह निष्क है वो त्रिवैदिक काल में एक तरह का सोना का आभूषण था। ठीक, लेकिन इस काल में आते आते मतलब क्या हुआ कि नाम चेंज हो गया, मतलब जो निष्क है वो एक मुद्रा की इकाई बन गई। ठीक है, अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कितने तरह के गैर मुद्रा ऋण का उल्लेख किया गया है? गैर मुद्रा मतलब जो पैसा से लेना देना नहीं था, वैसा उधार कितने तरह के ऋण का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 3 या फिर 5। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 3, मतलब उत्तर वैदिक काल में 3 तरह के ऋण का उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं वो 3 तरह के ऋण कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक है पितृ ऋण मतलब पिता का ऋण। तो इस ऋण को मुक्ति कैसे होता था? तो कोई व्यक्ति अपनी संतान की जब उत्पत्ति करता था तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। अब दूसरा ऋण है फ्रेंड्स ऋषि ऋण का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अपने संतान को जब शिक्षा ग्रहण करवा देता था तो उस हिसाब से वह व्यक्ति उस ऋण से मतलब ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। अब तीसरा है फ्रेंड्स वो है देव ऋण का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जब धार्मिक अनुष्ठान या फिर यज्ञ आदि करता था, मतलब धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ इत्यादि करता था, तो इस ऋण से वो क्या हो जाता था, मुक्त हो जाता था। ठीक है, अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है कि इस काल में किस देवता को सर्व प्रमुख स्थान दिया गया है? इसके ऑप्शन है इंद्र, पशुपति, प्रजापति या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 2 दोनों को, मतलब इंद्र और पशुपति दोनों को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रजापति। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ प्रजापति को सृजन का देवता कहा गया है। ठीक है, हालांकि और भी देवताओं को इस काल में माना गया है, जैसे कि हम बात करें तो रुद्र एक देवता है जिन्हें पशुओं को देवता कहा गया है। उसी तरह विष्णु जी को लोगों के पालन के रूप में माना गया है। ठीक है, हम अगर और देवताओं को बात करें तो एक है पूषण देवता जो है वो शूद्रों के देवता माने गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि जैन और बौद्ध धर्म पर आधारित होगा। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें।